सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। दोज इंडिविजुअल who depends on other organisms for their food are known as what? Heterotrophs. Very good. And the phenomena is known as? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिनोमिना इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिज्म। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिज्म बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें मेनली कुछ टाइप्स आते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी से कुछ टाइप्स आते हैं। लाइक सबसे पहला आता है इसमें पैरासिटिक, दूसरा सैप्रोफिटिक, ओके, तीसरा सिम्बायोटिक, and the fourth one is holozoic. Okay, the one is parasitic, saprophytic, symbiotic and holozoic. Understood beta? Parasitic, saprophytic, symbiotic and holozoic. Starting from first parasitic. अब ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पैरासिटिज्म या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? नहीं बेटा। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इट क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इट इज अ रिलेशनशिप in which two individual of different group are living together, in which one is benefited, और जिसका बेनिफिट होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? गेस्ट। गेस्ट का हमेशा बेनिफिट होता है। एंड द अदर इज लॉस्ट, और जिसका लॉस होता है वो कौन होता है? होस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी रिलेशनशिप होती है इसमें दो अलग अलग कम्युनिटी के, दो अलग अलग ग्रुप के इंडिविजुअल साथ में रह रहे होते हैं, जिसमें एक का बेनिफिट और एक का लॉस हो रहा होता है। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं। बात समझ आई बेटा? बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। पैरासिटिज्म या पैरासिटिक या पैरासाइट जो होते हैं बेटा वो टू टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। जो बॉडी के बाहर रह करके, आउटसाइड रह करके आपको हार्म करें वो एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रह करके आपको हार्म करें वो आपके एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट जैसे आपका मॉस्किटो बॉडी के बाहर रहता है, काटता है, बाइट करता है, आपसे ब्लड लेता है ना? लाइसेस, लीचेस, सही कह रहे हैं आप, लीचेस, ये सारे कैसे होंगे आप बेटा? आपके एक्टोपैरासाइट होंगे। जितने भी बैक्टीरिया, वायरल या फंगस होगा, ठीक है, ये सारे कैसे होंगे बेटा? एंडोपैरासाइट होंगे, बॉडी के अंदर रह करके आपसे पूरा बेनिफिट लेंगे, आपसे फूड लेंगे, आपसे ऑक्सीजन लेंगे,
और लॉस किसका करेंगे? हमारा। आपका ही लॉस करेंगे, हमारा ही लॉस करेंगे। अंडरस्टूड बेटा? कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, तो इसको बोलते हैं हम पैरासिटिज्म। सेकेंड वन, आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन, जस्ट वेट मोर, पहले समझ लिए सारा फिर समझाते हैं, फिर लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट आता है बेटा सैप्रोफिटिक। पहला क्या था? पैरासिटिक, दूसरा क्या है? सैप्रोफिटिक। इंडिविजुअल्स who depends on dead and decay material, ठीक है? इंडिविजुअल who depends on dead and decay material for their food are known as saprophytes। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? saprophytes। and phenomena is known as saprophytic nutrition या saprophytes। यस बेटा, लाइक आपके जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरियाज, जो स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं या फंगस होते हैं, ये जो जितने भी होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फूड को या ऑर्गेनिक फूड को ये ब्रेक करके दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। आपने जितनी भी साइकिल्स पढ़ी होंगी, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोजर्स जो थे इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ये कॉम्प्लेक्स होता है बेटा और ये सिंपल होता है। तो एक प्रोसेस आपको क्वेश्चन यहां आता है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल? क्या हो रहा है? ये एक फिनोमिना था ना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्ट करने का, क्या कहते हैं उसको? कैटाबॉलिज्म। वेरी गुड। तो कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी करके जो आपके ये बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, ये ऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक फूड्स में। तो ये फिनोमिना क्या बोला जाता है बेटा? सैप्रोफिटिज्म बोला जाता है, ठीक है। और इससे वो हेल्प करते हैं किसमें? साइकिल्स में, जो बायोकेमिकल साइकिल्स होती हैं। आपने 9th में टॉपिक पढ़ा होगा ना, बायोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था? ये वही चीज है, आपका यहाँ पर हेल्प करेगा। समझ में आया बेटा? सैप्रोफाइट समझ में आया बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। थर्ड क्या होता है बेटा? सिम्बायोटिक, ठीक है। द थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। ये पैरासिटिक की तरह ही होता है। इन दिस टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ग्रुप are living together in which both are benefited। दोनों का फायदा हो रहा हो, ठीक है। दोनों का अगर फायदा हो रहा होगा तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे आप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपके लिए अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, सॉरी, यस, वेरी गुड। लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है? वो इसको नाइट्रोजन देता है और ये क्या देता है इसको उसके बदले में? फूड देता है। अंडरस्टूड? दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल और था जो आप पढ़ने से पहले छूट गए थे, आप नहीं पढ़ पाए थे। एक चैप्टर था डाइवर्सिटी, उसमें आपने नहीं पढ़ा, आपको बता दे रहा हूं। एल्गी और फंजाई
आपस में मिल करके एक कम्युनिटी बनाते हैं, इस कम्युनिटी को बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइकेन। तो एल्गी जो होता है ये ग्रीन होता है, तो ये फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई, एल्गी में कोई रूट नहीं होता, तो इसलिए अपने सबस्ट्रेटम से वाटर नहीं ले पाता है, लेकिन फंजाई के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉस्टोरिया बोलते हैं जिनको। तो यहां से ये क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर, ये प्रोवाइड करता है वाटर प्लस मिनरल्स। भाई फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ चुके हो। तो ये इसको देता है वाटर और वो उसको देता है फूड, और दोनों मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, इसको बोलते हैं आप लाइकेन। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत बेटा इसमें? सॉरी, क्या कह रहे हो बेटा? लाइकेन क्या होता है बेटा? जब आप डाइवर्सिटी टॉपिक अगर आप एक बार रीड करो, अभी हालांकि आपका काम का है नहीं, लेकिन आगे 11th में जाओगे तो वहां पे काम में आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो इंडिविजुअल बताए गए हैं वो होते हैं आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद आता है आपका एल्गी। एल्गी के बाद एक ग्रुप आता है, उसे कहते हैं फंजाई। और जब ये दोनों ग्रुप कंबाइन करते हैं तो उससे ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं लाइकेन। लाइकेन इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे आपका ये फंगस होता है ना, फफूद टाइप का, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। और इनका मेनली यूज होता है, आपको जानते हैं किसमें? वेदरिंग ऑफ सॉइल में। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेस, पढ़ा था, उसमें जब सॉइल फॉर्मेशन पढ़ोगे तो बायोलॉजिकल वे था सॉइल को ब्रेक करने का। तो रॉक के ऊपर ऐसे करके फंगस लग जाती है, इसको लाइकेन कहते हैं। और लाइकेंस इसके अंदर से अपनी रूट्स फैला करके इस रॉक को अंदर से हॉलो कर देती है, जिसकी वजह से अंदर से कमजोर हो जाता है। तो जब इसके ऊपर कोई दूसरा बड़ा पार्टिकल गिरता है तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और वो सॉइल बन के नीचे आकर के गिरता है आकर के। समझ में आया? तो ये लाइकेंस होते हैं बेटा। बात समझ में आ गई? कुछ आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। हाँ तो 2 इंडिविजुअल है ना बेटा, 2 इंडिविजुअल, एल्गी और फंजाई, लेग्यूम प्लांट और राइजोबियम, 2 इंडिविजुअल। और दोनों का बेनिफिट नहीं हो रहा, सोचो, ये इसको फूड दे रहा है, ये इसको वाटर दे रहा है फूड बनाने के लिए, हुआ ना? ओके। हाँ बेटा, लिटमस पेपर लाइकेन, लाइकेन टेस्ट में भी आता है, कहते हैं सॉइल पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन या सॉइल का पोल्यूशन भी जो है इंडिकेट करता है, लाइकेंस को यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, सॉरी, ठीक है। फोर्थ, द फोर्थ इज होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है बेटा? दोज इंडिविजुअल which engulf complex food and digest it in their body. The phenomena is known as होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें आप और हम लोग जैसे आते हैं, अमीबा आता है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? आपकी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? बॉडी के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे आप? होलोजोइक। एग्जाम्पल कौन होगा? अमीबा भी करता है यही चीज, और ह्यूमन भी करते हैं। जबकि डिकम्पोजर्स ऐसा नहीं करते। डिकम्पोजर्स जानते हो? अच्छा बताओ, डिकम्पोजर्स हेल्पफुल है हमारे लिए या हार्मफुल है? हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे जानते हो? जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा, ये ब्रेक करते हैं सॉइल में। इसको ब्रेक कर देंगे कहां?
सॉइल में ही ब्रेक कर देंगे। तो जब सॉइल में ये ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो इस ब्रेक्ड कंटेंट को या डाइजेस्टेड कंटेंट को फिर खाना शुरू करते हैं, जैसे कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं एज अ फूड, एब्जॉर्ब एज अ फूड। तो उसमें कुछ कंटेंट जो है इनके बॉडी के अंदर जाता है, कुछ कंटेंट सॉइल में रह जाता है, जिसको दूसरा प्लांट एज अ मिनरल यूज कर लेता है। समझ में आया? इसीलिए डिकम्पोजर सॉइल को एनरिच करते हैं मिनरल्स से। समझ में आया? मतलब वो जानबूझकर प्लांट को नहीं दे रहे हैं न्यूट्रिशन, गलती से सॉइल में रह गया है तो प्लांट की रूट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। अंडरस्टूड? सर एक बार सर। बिल्कुल बेटा। जो डिकम्पोजर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर कैसे? यानी कोई फूड का पार्टिकल है, उसने अपनी बॉडी से सलाइवा निकाला, एंजाइम निकाला, उसको ब्रेक कर दिया, तो बॉडी के बाहर ही छोटे छोटे फूड में वो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में वो टूट गया। अब धीरे धीरे उसने खाना शुरू किया, जब उसने खाना शुरू किया तो उतनी देर में प्लांट की रूट ने उस मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड था, जो एक्चुअली डिकम्पोजर ने किया था, वो डाइजेस्टेड फूड डिकम्पोजर्स भी यूज कर सकते हैं और प्लांट भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो सॉइल को एनरिच करते हैं नेचुरली, किससे? मिनरल्स से। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लोग शुरू करेंगे बेटा, जो टॉपिक है हमारा, आपने सेल कॉन्सेप्ट में टर्म पढ़े होंगे, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। जस्ट अ मिनट। एंडोसाइटोसिस सुना है बेटा ये टर्म्स? एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है। व्हेन सेल इज ejecting any substance, the process is known as एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। मतलब सेल अगर किसी कंटेंट को बाहर इजेक्ट करता है, निकालता है, तो उसको क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सोसाइटोसिस। व्हेन सेल इनगल्फिंग एनी कंटेंट, the process is known as एंडोसाइटोसिस। ओके बेटा, व्हेन सेल इनटेक करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जब आउटटेक करता है, इजेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस बेटा टू टाइप का है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू काइंड। क्या क्या? फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, यहां पे दो वर्ड यूज किए जाते हैं, पिनोसाइटोसिस और पोटोसाइटोसिस। ठीक है। देखिए भाई, यहां इनगल्फिंग हो रही होगी सब्सटेंसेस की, इनगल्फिंग हो रही होगी, तो यहां पे दो सब्सटेंस की होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में। मींस अगर सेल इनगल्फ कर रहा है किसी सॉलिड कंटेंट को, सॉलिड कंटेंट में क्या आ सकता है आपका? फूड आ सकता है। अगर फूड का इंटेक कर रहा होगा तो प्रोसेस बोला जाएगा फैगोसाइटोसिस। और जब सेल किसी लिक्विड कंटेंट का इंटेक कर रहा होगा, लिक्विड कंटेंट मतलब वाटर, इसका इंटेक कर रहा होगा, तो प्रोसेस बोला जाएगा पिनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस। पोटो मींस वाटर ही होता है बेटा। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपने इस टर्म को सुना होगा वहां पर भी, जब आपने सेल चैप्टर में लाइजोसोम्स पढ़े थे। लाइजोसोम्स में आपने पढ़ा था कि लाइजोसोम इनगल्फ कर जाता है, इनगल्फ अदर सेल ऑर्गेनल्स, तभी तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। इनगल्फ अदर सेल ऑर्गेनल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है,
तो इस फिनोमेना को भी हम क्या यूज करते हैं, फैगोसाइटोसिस। आपके जितने WBCs होते हैं बेटा ये भी यही काम करते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं उनका फैगोसाइटोसिस कर जाते हैं। मतलब WBC यानी सेल, सेल जब किसी सॉलिड कंटेंट को इनगल्फ करेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा बेटा, फैगोसाइटोसिस। जब लिक्विड कंटेंट को इनगल्फ करेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा, पिनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स में कि आप बताइए व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड बाय अमीबा। तो आपके दो आंसर हो सकते हैं, एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के कौन सा पार्ट, फैगोसाइटोसिस। क्लियर, बात समझ में आ गई। सॉरी, what do you call the what is the name of process, name of process by which amoeba engulf food। ओके क्या कहेंगे उसको, एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। क्लियर बेटा, ओके। अब आपका नेक्स्ट स्लाइड जो आता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्लाइड पे क्वेश्चन दिया गया है फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के बारे में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में वेटेज करता है 2 से लेकर 3 मार्क्स में। इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये स्लाइड जो आपकी पूरी बनी हुई है ये एक्चुअली डायग्राम है जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले नाम देते हैं, दिस इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का कौन सा पार्ट है बेटा, ये फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जब क्या कह रहे हैं सताक्षी बेटा, एंडोसाइटोसिस का फैगोसाइटोसिस वाला पार्ट है। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, 5 स्टेप्स, ठीक है, चाहे किसी में भी हो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation, and the last one is what, egestion बेटा, ठीक है। क्या क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अब अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन बता देता हूं यहां पर। इंजेशन की डेफिनेशन, इनटेक ऑफ फूड, intake of food is known as ingestion। न्यूट्रिशन कैन बी कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेजेस, 5 स्टेप्स। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ये सीक्वेंस मैंने लिखा भी है। तो पहला क्या होगा आपका, इंजेशन, इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मींस ब्रेकिंग ऑफ फूड। व्हाट इज डाइजेशन, सेकंड स्टेप ब्रेकिंग ऑफ फूड या ब्रेकिंग इनटू सिंपल सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन, पिकिंग ऑफ फूड, पिकिंग अप, पिकिंग अप ऑफ फूड, मतलब फूड में जो काम का है उसको हमने पिक कर लिया, उठा लिया। एसिमिलेशन, जो फूड एब्जॉर्ब था उसको स्टोर किया, स्टोरिंग ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ फूड। और जो काम का नहीं है उसको बाहर इजेक्ट कर दिया, तो इजेक्शन ऑफ फूड। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। So nutrition can be completed into 5 steps. Ingestion means intake of food, digestion means breaking of food, absorption means picking up of food, assimilation storing of food। देखिए जो फूड आपका एब्जॉर्ब किया जाता है जनरली वो जाकर के पहुंचता है आपके सेल में। सेल में पहुंचने के बाद कुछ फूड तो डायरेक्टली फंक्शन में आ जाता है, काम में आ जाता है, लेकिन कुछ कंटेंट जो है अगले के टाइम के लिए, आगे के टाइम के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, एसिमिलेशन। अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो फूड आपका वेस्ट था, वो बॉडी के बाहर आकर के इजेक्ट कर दिया जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज इजेक्शन और इजेशन ऑफ फूड। अंडरस्टूड बेटा,
ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं बेटा? हाँ बेटा, पिकिंग ऑफ फूड मतलब जैसे आपके बॉडी में या सेल में आपका फूड पहुंचा, तो आपके कौन से पार्ट को कौन सा, यानी सेल ऑर्गेनल को कौन सा कंटेंट रिक्वायर्ड है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनर्जी, है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज पिक कर लेगा। अंडरस्टूड? तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। भाई इंटेस्टाइन से अगर ह्यूमन का एग्जांपल लिया जाए तो इंटेस्टाइन में फूड की पिकिंग तो होती है, ब्लड आपके फूड को लेता है ना, ताकि इसको अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स तक या सेल तक पहुंचाया जा सके। यस और नो? तो दैट इज पिकिंग, लेना, पिकअप करना। ठीक है, वो जो टैक्सी करती है ना, पिकअप और ड्रॉप वाला सिस्टम, दैट इज पिकअप। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? ओके, अब शुरू करते हैं यहां से आपका अमीबा वाला डाइजेशन। ये आपको इंजेक्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले जब अमीबा में फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जानते हो अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो अमीबा का फूड जब डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो उसकी सरफेस से जैसे ही फूड टच करता है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन बड़ा सेंसिटिव होता है। जैसे ही फूड कंटेंट इसे टच करता है, तो वैसे ही वो एक कप शेप पार्ट बना लेता है। जैसे आपका ये दिख रहा है, आपको ये फूड कंटेंट दिख रहा है आपको, इसको देखते ही इसने कप शेप पार्ट बना लिया। और जो ये कप शेप पार्ट होता है, इसको नाम देते हैं सूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, क्या कहते हैं इसको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस तरह से, तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रही है, इसको क्या नाम देते हैं बेटा हम लोग? फॉल्स फीट, यानी सूडोपोडिया। अब धीरे धीरे ये फूड कंटेंट जाएगा, उस फूड पार्टिकल को कवर अप कर लेगा, जैसे आपको फिगर नंबर 2 में दिख रहा है। और 2 के बाद 3 में दिख रहा है, इसने पूरा फूड कंटेंट को कवर कर लिया। कवर करने के बाद एक ब्लॉक बनाया, एक सर्कल बनाया, उसको नाम दिया गया फूड वैक्यूल। हाँ बेटा? हाँ बेटा, इनगल्फिंग ऑफ फूड, कैसे कैचिंग करता है। अमीबा यहाँ पे कहते हैं ना हंटर है, और ये आपका प्रे है उसका। ठीक है, ये प्रेडेटर है, ये प्रे है उसका। तो हाँ, ये आपकी हंटिंग कर रहा है ना। जो सूडोपोडिया, इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ही एक्चुअली फूड को कैच करेंगे यहाँ पर। तो देखो इसके कवर कर रहा है, कवर कर रहा है, कवर कर रहा है, और यहाँ आकर के प्रॉपर्ली फूड को कवर कर लिया। ये दिख रहा है डायग्राम आपको? ये दिख रहा है आपको थर्ड वाला डायग्राम, है ना? तो देखिए, जो ये फूड पार्टिकल है वो कवर हो गया, एक वैक्यूल बन गया। क्या नाम हो गया उसका? फूड वैक्यूल। ठीक है, क्या नाम हो गया? फूड वैक्यूल। ओके, फूड वैक्यूल। अब देखो, यहां इंजेक्शन हुआ, फूड का इंटेक हो गया, यहां पर फूड प्रॉपर्ली इंटेक कर लिया गया। 1 2 3 डायग्राम में बोलिए यस और नो। सॉरी, फोर्थ स्टेप में जब आएगा तो होगा यहां पर डाइजेशन। इस फूड की ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी, डाइजेशन शुरू होगा। कहां पे? इनसाइड फूड वैक्यूल। अब फूड को सिंपल कंटेंट में, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंटेंट में ब्रेक कर दिया जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो ये कंटेंट रिलीज कर दिया जाएगा सेल साइटोप्लाज्म में। कहां रिलीज कर दिया जाएगा फूड कंटेंट? सेल साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म इसको यूज कर लेगा फॉर द पर्पस ऑफ एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आया? डाइजेस्टेड कंटेंट कहां रिलीज कर देगा बेटा? डाइजेस्टेड कंटेंट कहां रिलीज कर दिया गया? सेल साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और सेल साइटोप्लाज्म में उस कंटेंट का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अभी भी कहां है? फूड वैक्यूल में। और यही फूड वैक्यूल एक कॉर्नर पे आती है, और कॉर्नर पे पहुंचने के बाद बर्स्ट हो जाती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है बाहर इजेक्ट कर देती है। दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ बेटा, वहां पे क्या हो रहा है देखो, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हुआ है यहां पर। आप सोचो, एक मशीन में आपने फ्रूट डाला था, तो जो जूस था वो जूस सारा बाहर आ जाएगा। यहां पर
जूस सारा बाहर आ गया, जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो अभी भी इसके अंदर है, वो वेस्ट मटेरियल यहाँ आकर के इजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया? वेस्ट मटेरियल अंदर कहाँ आया बेटा? वेस्ट मटेरियल तो बाद में, वो डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल निकलेगा ना भाई। आप सोचो, मिक्सर में अपने जब फ्रूट डालते हो तो उसका जो फाइबर होता है या जो पील होता है वो तो एक वेस्ट वाले चेम्बर में रह जाता होगा ना, और जूस दूसरे वाले कॉर्नर से बाहर ग्लास में रहता है। तो बस वही समझो, ये आपका डिवाइस है जहां से उस फूड को क्रश किया गया और ये जूस बाहर आ गया, जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका अभी इसमें है, वैक्यूल में, और ये वैक्यूल बाहर जाएगा, यहीं पे बस्ट हो जाएगा, बस्ट होके बाहर इसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ आया बेटा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अब आप इसको नोट करेंगे।